फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमटी क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 के मोशन चैप्टर के एग्जाम्पल्स क्वेश्चन को करेंगे। एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स होते हैं हर एग्जामिनेशन के लिए। आप चाहे स्कूल के एग्जामिनेशन को रखें अगर अपने अपने दिमाग में, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को रखें, तो एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस आपको एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चन प्रोवाइड करता है चैप्टर का। तो चलिए हम लोग करते हैं एग्जाम्पल्स क्वेश्चन। आज के दिन हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, जिसका क्या दिया हुआ है, रेडियस। रेडियस कितना है, आर। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हाफ सर्कल चलने के बाद। तो नॉर्मली है इफ यू आर मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। ठीक है, अगर आप एक सर्कुलर पाथ पे मूव करते हो जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट का पूछा है हाफ सर्कल। तो हाफ सर्कल का मतलब सपोज इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट कंसिडर टू बी ए, आधा सर्कल के बाद आप कहां पे आएंगे, आप आएंगे इस पॉइंट पे, जो कि पॉइंट बी कंसिडर कर लिया जाए, और आपका रेडियस कितना दिया हुआ है, आर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हर कोई जानता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट ए से बी क्या होगा आपका, आर प्लस आर, दैट इज द डायमीटर ऑफ द गिवन सर्कल। तो डायमीटर कितना है सर्कल का, आर प्लस आर, 2r। तो पहला का ऑप्शन क्या है, देखते हैं 2r है क्या, हाँ 2r है ऑप्शन में। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा, सी नंबर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी u। एक बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज उसको हम लोग सरफेस है, अर्थ सरफेस है, एक बॉडी को हम लोग ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उसको एक इनिशियल वेलोसिटी u से हम लोग ऊपर की तरफ भेजते हैं। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u दिया हुआ है, u आप लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी। बोला जा रहा है द ग्रेटेस्ट हाइट h टू विच इट विल राइज इज। कितना हाइट वो अटेन करेगा, अगर आप u वेलोसिटी से किसी भी ऑब्जेक्ट को भेजते हैं तो ग्रेटेस्ट हाइट क्या होगा जो वो अटेन करेगा। हम लोग का एक थ्योरी है, अगर एक ऑब्जेक्ट को हम लोग फेंकते हैं ऊपर तो वो एक ग्रेटेस्ट हाइट अटेन करता है, कुछ देर के लिए रुकता है, फिर गिरता है। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या, कि अगर आप किसी चीज को फेंकते हैं, कुछ वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, तो वो जैसे ही मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, तो इस मैक्सिमम हाइट पे जब ऑब्जेक्ट आया है, आप इसको h ले लीजिए, यहां h लेने के लिए बोला गया है, उस पोजीशन पे फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपका जो फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी तो u दिया हुआ है, आपका जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है 0। थोड़ा देर के लिए वो क्या हुआ है, रुका है एकदम, फॉर स्लाइट अ सेकेंड भी मान लीजिए इसको अगर, तो आपका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। अब ऑब्जेक्ट जब आप ऊपर फेंकते हैं तो यहां पे लगता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसके कारण ये रुक रहा है। रुक क्यों रहा है, अपने आप थोड़ी रुक जाएगा, फिर तो न्यूटन का लॉ अप्लाई हो जाएगा। तो ये रुका क्यों, क्योंकि ग्रेविटी लग रहा है। अब ग्रेविटी कैसे लग रहा है, अगेंस्ट द मोशन लग रहा है, नीचे की तरफ लगता है, जी यहां पे निगेटिव लेंगे, तो एक्सीलरेशन जो होगा वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, दैट इज माइनस जी यू आर गोइंग टू टेक। तो पूछा जा रहा है कि ये हाइट क्या होगा। तो हाइट हम लोग मान लेते हैं ये डिस्टेंस है, दैट इट इज गोइंग टू अटेन, कितना डिस्टेंस चला है, तो डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो देखना है। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन, इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन, कंसीडर कर लीजिए, फाइनल वेलोसिटी भी दिया हुआ है, 0 है जो। नेक्स्ट थिंग क्या दिया हुआ है, एक्सीलरेशन दिया हुआ है, जो कि क्या है, माइनस जी। तो डिस्टेंस निकालना है, तो कौन से फार्मूला का इस्तेमाल किया जाए, ऐसा फार्मूला जिसमें टाइम का कोई जिक्र नहीं है। तो टाइम का जिक्र नहीं है इक्वेशन ऑफ मोशन में, हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस, वेलोसिटी, इनिशियल और फाइनल का जिक्र है, टाइम का जिक्र नहीं है। याद रखिएगा कब कौन सा इक्वेशन लगाना है। तो अगर हम लोग बात करते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड s, दैट इज h। तो s क्या आएगा, तो s आ जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a।
ओके, वी हैव टू फाइंड एस। अब गिवन वेरिएबल ले देते हैं। v कितना है? v हमारा 0 है। u कितना है? तो u ही है, माइनस यू स्क्वायर। और a दिया हुआ है, a कितना दिया हुआ है? तो g दिया हुआ है। और g भी कैसा है? तो निगेटिव है। आगे निगेटिव लगा लेंगे तो क्या होगा? निगेटिव निगेटिव कट जाएगा। आपका आंसर क्या बचेगा? बस यहां से देखिए, डिस्टेंस जो है, हाइट जिसको कह रहे हैं, वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर बाई 2g। है इसमें ऑप्शन यू स्क्वायर बाई 2g? तो है। कौन सा है? बी नंबर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस है, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। तो कुछ चीजें हैं जो आपको कंसिडर करना है। इफ यू आर थ्रोइंग एन ऑब्जेक्ट with some initial velocity, then it is going to attain the maximum height at which the velocity, that is the final velocity, will become zero for a slight second, but it will become zero. Okay, इसमें भी एड ऑन क्वेश्चन आता है कि अगर ऊपर से नीचे गिराएंगे तो अब ये फाइनल वेलोसिटी दूसरे केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, दैट इज कंसिडर्ड टू बी जीरो ऑल्सो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच का जो न्यूमेरिकल रेशियो अगर हम लोग निकालते हैं तो वो क्या होगा? तो न्यूमेरिकल रेशियो इन द सेंस, तो रेशियो लिखिए नॉर्मल, अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो किसके किसके बीच में बोला गया है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो ऊपर डिस्प्लेसमेंट है और नीचे डिस्टेंस है, तो आप रेशियो जो लिखिएगा वो लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस क्या हो जाएगा वो पूछा गया है। तो एक चीज यहां पे ध्यान देना है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो मैक्स टू मैक्स डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, लेकिन हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस से छोटा होता है। तो अगर आपका न्यूमेरेटर हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर से, तो आपका वैल्यू 1 से कम ही आएगा। और एक समय ऐसा है जब सीधा चल रहे होते थे लोग, देखे थे, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। तो अगर बराबर होगा तो 1 मैक्स टू मैक्स, नहीं तो हमेशा क्या होगा? वो छोटा ही होगा। तो देखते हैं आंसर क्या आना चाहिए, 1 हो जाए या छोटा हो जाए। तो इसमें से ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है ऑलवेज लेस देन 1। हमेशा लेस देन 1 नहीं है, एक बार बराबर भी आ रहा है तो ये गलत हो गया। ऑलवेज इक्वल टू 1 तो ये भी नहीं है। ऑलवेज मोर देन 1 तो हमेशा एक से ज्यादा कभी नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है कभी कभी। इक्वल और लेस देन 1 तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा इक्वल और लेस देन 1। इक्वल भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। इफ क्या कहता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कोई कंफ्यूज होता है इसमें। तो इसमें देखते हैं हम लोग, कहा जा रहा है इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम। डिस्प्लेसमेंट किसके प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर ऑफ द टाइम के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है? देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विथ। तो अगर ऐसा कंडीशन है, क्या कंडीशन है? डिस्प्लेसमेंट जो दिया गया है ऑब्जेक्ट का वो किसके प्रोपोर्शनल है? टाइम के। तो अगर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग x मान लेते हैं या s मान लेते हैं, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल है हमारे टाइम के स्क्वायर के। ध्यान से देखना है आपको, किसके प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर ऑफ द टाइम के। तो स्क्वायर ऑफ द टाइम के प्रोपोर्शनल है, ये कंडीशन दे दिया है। बोला जा रहा है इन ऑप्शंस में से तो क्या हो सकता है? जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो क्या हो सकता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो सकता है, या फिर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में हो सकता है, या इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन में हो सकता है, या डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन में हो सकता है। ये कंडीशन है। तो इसमें आप क्या अचीव कर सकते हो? तो नॉर्मली अगर हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो यहां पे कांस्टेंट लिख सकते हैं। सपोज द कांस्टेंट इज k एंड दिस इज t स्क्वायर। अगर t स्क्वायर को हम लोग इधर लेके आए डिस्प्लेसमेंट बाय t स्क्वायर, तो ये क्या रिजल्ट देता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन t स्क्वायर। याद करो तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर अगर करेंगे तो ये जो वैल्यू आता है वो आता है हमारा एक्सीलरेशन का। कैसे? तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी और अपॉन टाइम एक्सीलरेशन होगा।
तो एक्सीलरेशन जो है वो k के बराबर है। तो k के बराबर का मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट। तो कौन से वेरिएबल आएगा? तो एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट आ जाएगा। तो कांस्टेंट का मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में मूव कर रहा है इस कंडीशन में। कब? जब आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इस तरह का क्वेश्चन में दिमाग लगाना है कि कोई भी वेरिएबल है तो कुछ नया जो हम लोग अभी तक इक्वेशन पढ़े हैं उसमें कोई वेरिएबल क्या उससे ऑब्टेन हो सकता है। अगर ऑब्टेन होगा तो उस कंडीशन को हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? फ्रॉम द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक दिया हुआ है हमको जिसमें रिप्रेजेंटेशन भी है, ऑब्जेक्ट कैसा है, चल रहा है, रुका हुआ है, उसको हम लोग को देखना है। इट कैन बी इन्फर दैट द ऑब्जेक्ट इज, क्या बता रहा है ये वेलोसिटी टाइम? अगर ये इस लाइन बनाते हैं सिंपल जो कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइम तो आपका बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है। कोई वैल्यू हो सकता है, आप मान लेते 20 30 ले लोगे, बट दिस वैल्यू इज नॉट चेंजिंग, ओनली द टाइम इज चेंजिंग। दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है ये। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं। तो देखते हैं हमारे ऑप्शन में है या नहीं। तो ऑप्शन ए कहता है इन यूनिफॉर्म मोशन, तो पहला ही ऑप्शन मिल गया हम लोग को। ऑब्जेक्ट कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन में है, तो यूनिफॉर्म मोशन को टिक मारिए। ठीक है, पहला हमारा ऑप्शन आंसर सही है। दूसरा देखते हैं, सपोज अ बॉय एंजॉयिंग अ राइड ऑन अ मेरी गो राउंड विच इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इट इंप्लाइज दैट द बॉय इज। अब मैरी गो राउंड कैसे चलेगा? सपोज दैट उसके एक सेंटर पॉइंट को ले लें तो उसका मोशन ऐसा होता है, ऑन एन सर्कुलर बेसिस पे वो चलता है। तो किसी एक पॉइंट पे अगर आप ले लीजिए सेंटर से वेलोसिटी, इस पॉइंट पे अगर निकालेंगे, यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन अगर वेलोसिटी हम निकालने जाए इस तरीके का मोशन में जिसमें ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ कवर करता है, तो वो क्या होगा? इस पोजीशन पे देखिएगा आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग होगा, इस पोजीशन पे देखिएगा वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग होगा। हर एक पोजीशन पे लीजिएगा, अगर वो सीधा नहीं चल रहा है ऑब्जेक्ट तो उसका वेलोसिटी बदलता है। अगर वेलोसिटी बदल रहा है किसी ऑब्जेक्ट का विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ओनली, वैल्यू नहीं चेंज हो रहा है, इट इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड पे ही मूव कर रहा है। देखो स्पीड दिया हुआ है, यूनिफॉर्म स्पीड है एक तरह से कहें तो। मेरी गो राउंड में यूनिफॉर्म स्पीड दिया हुआ है क्वेश्चन, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड होने के बावजूद अगर वो सर्कुलर मैनर में चल रहा है तो दैट मीन्स इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन में भी रहेगा, तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है कहीं पे तो इसका मतलब मोशन कैसा है? एक्सीलरेटेड है। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन है या नहीं। एट रेस्ट, नहीं, कभी नहीं होगा। मूविंग विथ नो एक्सीलरेशन, नहीं, एक्सीलरेशन हो रहा है। तो तीसरा ऑप्शन जो है हमारा वो है ऑप्शन इन एक्सीलरेटेड मोशन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी। इस केस में सी इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक पॉइंट है। हम लोग जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहे थे तब क्या, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज द यूनिट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम लोग जब ग्राफ बनाए थे तो देखे थे कि एरिया उसके अंदर का क्या देता है। तो फिर से रिवाइज कर लो, एरिया अगर निकालते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का, ये सपोज दैट वेलोसिटी टाइम, एक लाइन इसी ग्राफ को ले लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। इस लाइन को अगर आप क्लोज कर दीजिएगा तो इस ग्राफ के अंदर का जो एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो ये क्या बन रहा है? एक तरह से ध्यान से देखो तो रेक्टेंगल बन रहा है। तो ये वेलोसिटी इंटू टाइम अगर निकालें तो ये रेक्टेंगल का एरिया दे देगा हमको, और वेलोसिटी इंटू टाइम हमारा डिस्टेंस होता है। कैसे? वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी क्या आता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इंटू टाइम भी क्या होगा? डिस्टेंस। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का जो एरिया होता है, अंडर द स्लोप जिसको हम लोग कहते हैं, वो हम लोग को डिस्टेंस बताता है। और आता कैसे है वो भी आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये याद रखने के लिए बहुत इजी है, स्ट्रेट लाइन दिख गया आपको, बहुत इजी एग्जांपल आ गया। तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा? डिस्टेंस ट्रेवल या फिर डिस्प्लेसमेंट कहिए।
तो डिस्प्लेसमेंट हमारा किस यूनिट देगा, अगर यूनिट में है, देखिए आंसर किस में है, यूनिट में। डायरेक्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखा हुआ है या एक्सीलरेशन नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यूनिट। तो डिस्टेंस का यूनिट खोजिए, यहाँ क्या है, मीटर स्क्वायर नहीं होगा, क्या होगा दूसरा, मीटर होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मीटर। तो किस यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, क्वेश्चन नहीं लिखे हम, लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है वो सुन लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे 4 गाड़ी चल रहा है, कार है चारों, ए बी सी डी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ए बी सी डी में से। तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम लोग इंटरप्रीट करने जाए, तो हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ को इंटरप्रीट करेंगे तो डिस्टेंस ऊपर आएगा, टाइम नीचे आएगा, नॉर्मल थ्योरी है। ठीक है, तो डिस्टेंस न्यूमरेटर में है, टाइम डिनोमिनेटर में है। तो कभी भी ग्राफ को इंटरप्रीट कीजिए तो कोई एक क्वांटिटी को कांस्टेंट मान लीजिए। मान लेते हैं एक पॉइंट ले लेंगे टाइम का और इसी को कांस्टेंट मानेंगे और इसके एक वेरिएबल पे हम लोग पैरेलल लाइन खींच देंगे जो कि डिस्टेंस के पैरेलल। मतलब ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइम आपका कांस्टेंट है, तो एक वेरिएबल को कांस्टेंट मान लिए। तो टाइम डिनोमिनेटर में है, उसको कांस्टेंट मान लिए। तो अब न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो बड़ा वैल्यू देगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बहुत इजी है, चाहे ग्राफ बदल के भी दिया जाता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो आप कभी भी सही बनाएंगे। तो हम लोग एक क्वांटिटी को, डिनोमिनेटर वाला क्वांटिटी को कांस्टेंट मान लिए। अब इस टाइम पर जिसका डिस्टेंस बड़ा होगा वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा, या फिर कह लो कि उसका स्पीड ज्यादा है। तो हम लोग देखते हैं कि टाइम अगर 2 सेकेंड है तो सी का डिस्टेंस सबसे ज्यादा कवर किया गया सेकेंड में, उसके बाद डी का है, उसके बाद ए का, और सबसे लास्ट में बी का है। तो मतलब सबसे धीरे चल रहा है। तो अब सबसे तेजी से कौन चल रहा है, सी। अब हम लोग ऑप्शन देखेंगे क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से यहां पे आंसर बनाना है। इंटरप्रेट कर लिया हम लोग क्या क्या आंसर होगा, सबसे तेज चलने वाला, सबसे धीरे चलने वाला, बीच में उससे तेज, फिर सबसे तेज है ये। तो कंडीशन देखिए, कंडीशन कहता है कार ए इज फास्टर देन कार डी। कार ए डी से फास्टर है, नहीं, कौन सा कार फास्टर है, डी फास्टर है ए से, गलत हो गया ये ऑप्शन। दूसरा, कार बी इज द स्लोएस्ट, कार बी क्या स्लोएस्ट है, तो हाँ अभी हम लोग बात किए, कार बी सबसे धीरे चल रहा है तो सबसे स्लोएस्ट हो गया। और सबसे फास्टेस्ट कौन है, सी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। हम लोग आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 में जाके देखिएगा तो हम लोग को रिप्रेजेंटेशन है कि कौन सा यूनिफॉर्म मोशन है। ग्राफ बना हुआ होगा, यूनिफॉर्म मोशन पहचानना आसान है स्लोप का। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 10 हो गया, यूनिट निकालना है, जो 11 हो गया वो बहुत इजी है क्वेश्चन। ठीक है, तो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में हम लोग ये 8 क्वेश्चन कवर करेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर।